कभी कभी जिंदगी में एक ऐसी लड़की मिल जाती है जो खुद टूटी हुई होती है लेकिन दूसरों की जिंदगी संवारने की ताकत रखती है। ये कहानी है आर्या की, एक महीन सी डरपोक सी लड़की जिसकी किस्मत रोज उसके साथ खिलवाड़ करती थी। और फिर एक दिन वो अचानक पहुंच जाती है एक अमीर घर में, जहां उसे पहली बार प्यार नहीं, इज्जत भी नहीं, बल्कि सुरक्षा मिलती है, वो भी ऐसे आदमी से जो खुद अपनी जिंदगी की लड़ाइयों में डूबा हुआ था, राजवीर मल्होत्रा। पर किस्मत इतनी सीधी कहाँ होती है। जब दोनों की जिंदगियां धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगी, तभी लौट आई एक ऐसी औरत जो इस घर को, इस रिश्ते को और इस लड़की की जिंदगी को पूरी तरह बर्बाद करने वाली थी। क्या आर्या सच्चाई साबित कर पाएगी? क्या राजवीर उसके साथ खड़ा रहेगा? ये आप आगे सुनेंगे इस दिल छू लेने वाली कहानी में। दिल्ली की ठंडी शाम थी। आसमान पर हल्के बादल तैर रहे थे और मेहरोली के एक बड़े बंगले में हर तरफ हल्की हल्की रोशनी फैली हुई थी। ऊपर की मंजिल के एक कमरे में एक कम उम्र की लड़की, आर्या, अपने बिस्तर पर बैठी सिसक रही थी। उसकी उम्र सिर्फ 17 साल, लेकिन चेहरे पर जिम्मेदारियों और डर की लकीरें साफ दिख रही थी। कंधों तक आती मासूम सी चोटियां, हल्की सी दुबली काया और आंखों में एक ऐसा डर जैसे दुनिया उसके चारों तरफ सिमट आई हो। उसी वक्त नीचे ड्राइंग रूम में भारी कदमों की आवाज गूंजी। गुस्से में भरा हुआ अपने ऑफिस से लौटा राजवीर मल्होत्रा घर में दाखिल हुआ। बड़े बिजनेस घराने का अकेला वारिस, उम्र लगभग 29 साल, शांत लेकिन गहरे स्वभाव का आदमी और अपनी छोटी सी बेटी आरवी के लिए जान तक देने वाला बाप। पर किस्मत इतनी सीधी कहाँ होती है। जब दोनों की जिंदगियां धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगी, तभी लौट आई एक ऐसी औरत जो इस घर को, इस रिश्ते को और इस लड़की की जिंदगी को पूरी तरह बर्बाद करने वाली थी। क्या आर्या सच्चाई साबित कर पाएगी? क्या राजवीर उसके साथ खड़ा रहेगा? ये आप आगे सुनेंगे इस दिल छू लेने वाली कहानी में। घर की पुरानी परतें। राजवीर मल्होत्रा, शकुंतला जी का इकलौता बेटा। पिता की मौत के बाद पूरा बिजनेस उसी ने संभाला। कड़ी मेहनत से उसने कंपनी को ऊंचाइयों पर पहुंचाया। लेकिन उसकी शादी, वो एक गहरी चोट थी उसके दिल पर। शकुंतला जी ने अपनी सहेली की बेटी राधिका से उसकी शादी कराई थी। शुरू में सब ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ महीनों बाद राधिका को राजवीर की परंपरागत सोच बोझ लगने लगी। उसे पार्टियां, रात की मौज मस्ती, आज़ादी वाली लाइफ चाहिए थी। राजवीर को उसकी ये बातें पसंद नहीं थी। बहुत झगड़े हुए, बहुत आंसू बहे, और फिर जब राधिका गर्भवती हुई तो उसने बच्चा गिराने की कोशिश की, क्योंकि उसे लगता था कि बच्चा उसकी खूबसूरती और लाइफस्टाइल खराब कर देगा। राजवीर से ये देखा नहीं गया। उसने पहली और आखिरी बार उस पर हाथ उठा दिया। काफी मुश्किलों के बाद बच्चा बचा, लेकिन राधिका ने एक शर्त रखी। बच्चे के जन्म के बाद उसे तलाक दिया जाएगा। राजवीर ने मान लिया, क्योंकि बेटी से बढ़कर उसके लिए कुछ भी नहीं था। आरवी के जन्म के बाद तलाक हुआ, राधिका चली गई और फिर कभी मुड़कर नहीं देखा। आरवी को उसकी दादी ने पाला। उसी घर में आर्या का आना, एक नई लड़की, एक अनाथ बच्ची, 17 साल की उम्र और दुनिया में कोई अपना नहीं। शकुंतला जी ने उसे अपनी बेटी सा अपनाया था, लेकिन राजवीर अभी भी उसके घर में आने को लेकर पूरी तरह सहज नहीं था। उसे यही चिंता थी कि इतनी उम्र की लड़की घर में रहना कितने सवाल खड़े करेगा। समाज, लोग बातें बनाते देर नहीं लगती। लेकिन आरवी उसे देखकर जितना खुश होती, राजवीर के मन की दीवार धीरे धीरे ढहने लगती। दूसरी तरफ शहर के एक क्लब में राधिका, यानी राजवीर की एक्स वाइफ, रात की चकाचौंध में नशे में धुत दोस्तों के साथ मौज मस्ती करती हुई। डांस फ्लोर पर लाइटें चमक रही थी, म्यूजिक कान भाड़ देने वाला, और राधिका अपने ही संसार में खोई हुई। उसी वक्त क्लब में प्रवेश करता है दिल्ली का बदनाम लेकिन खूबसूरत और बेहद अमीर युवक अर्जुन खुराना। लड़कियां उसे देखकर दिल हार जाती थीं, लेकिन वही खुराना घमंडी और दिल फेंक इंसान। राधिका नशे की वजह से लड़खड़ाई और सीधी जाकर अर्जुन की बाहों में गिर पड़ी। उस पल दोनों की नजरें मिली, जैसे वक्त ठहर गया हो। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। अर्जुन की धीमी आवाज ने राधिका के चेहरे पर मुस्कान ला दी। राधिका ने भी मुस्कुराकर कहा, और तुम बहुत हैंडसम हो। दोनों के बीच एक अजीब सा आकर्षण जन्म ले चुका था। नशा, चमक, चाहत, सब कुछ मिलाकर एक खतरनाक शुरुआत। उधर मल्होत्रा हाउस में
अगले दिन राजवीर ऑफिस से लौटते वक्त गाड़ी रोकता है क्योंकि गेट पर उसे आर्या यूनिफॉर्म में घर लौटती दिखती है। वो हिचकिचाकर आगे बढ़ती है। सर, एक बात कहनी थी। हाँ बोलो, आर्या ने सिर झुकाकर कहा। आपने मेरी पढ़ाई के लिए जो किया उसके लिए धन्यवाद। आपने मुझे सहारा दिया, वरना शायद मैं पढ़ भी नहीं पाती। ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। उसकी बातों में सम्मान था, सच्चाई थी। राजवीर को एक पल के लिए बहुत शर्म महसूस हुई क्योंकि कुछ दिन पहले वही उसके घर में आने पर सवाल कर रहा था। उसने बस इतना कहा, जाओ अंदर, और चला गया। लेकिन आर्या वहीं खड़ी उसे जाते हुए निहारती रही। उसके दिल में एक नया एहसास जन्म ले रहा था जिसे वो खुद भी समझ नहीं पा रही थी। रात के करीब 10 बजे दिल्ली की सर्द हवा और जोर से चलने लगी थी। मल्होत्रा हाउस की खिड़कियों पर पर्दे फड़फड़ा रहे थे और किसी कमरे में पीली रोशनी टिमटिमा रही थी। ऊपर वाले कमरे में आर्या अपना बैग रखकर पढ़ाई करने बैठी थी, लेकिन उसका मन कहीं और ही था। राजवीर की वो एक छोटी सी बातचीत, जाओ अंदर, उसके दिल में कहीं गहराई में जाकर बैठ गई थी। उसने एक बार फिर खिड़की से बाहर झांका। उसे हमेशा लगता था कि शायद ये घर उसका नहीं है, लेकिन आज पहली बार उसे महसूस हो रहा था कि किसी ने उसकी मौजूदगी को देखा है, उसकी कद्र की है। लेकिन उसी रात उसी शहर के किसी होटल में एक तूफान आने वाला था। राधिका की सुबह डर से भरी। सुबह के लगभग 11 बज रहे थे। राधिका की आंखें बहुत भारी थीं, सिर फटा जा रहा था। उसने खुद को बिस्तर से उठाया, कमरे की हालत देखी और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो किसी होटल के कमरे में थी। कल रात की पूरी याद उसके दिमाग से गायब थी। मैं यहाँ कैसे आई? कौन लाया मुझे? मेरे साथ क्या हुआ? कांपते हाथों से उसने मोबाइल उठाया। पिता के 60 मिस्ड कॉल्स। दिल धड़कने लगा, सांसें तेज हो गईं। पापा मुझे छोड़ेंगे नहीं, वो खुद से बुदबुदाई। तभी बाथरूम से दरवाज़ा खुला। सफ़ेद बाथरोब पहने, चिकने बालों में अभी भी पानी की बूंदें चमकती हुई अर्जुन खुलाना बाहर आया। राधिका की आंखें फैल गईं, वो डर से पीछे हट गई। अर्जुन ने सिगरेट जलाते हुए उसकी ओर मुस्कुराकर कहा, जाग गई? मुझे तो लगा था शाम तक सोएगी। मैं यहाँ कैसे आई? तुमने मेरे साथ क्या किया? उसकी आवाज़ कांप रही थी। अर्जुन हंस पड़ा। वो बिस्तर की टेक पर टिक गया और बोला, मैंने कुछ भी नहीं। जो हुआ तुम खुद करना चाहती थी। यकीन नहीं तो अपने शरीर के निशान देख लो। और हाँ, मैं भी दिखा दूं, पर नहा चुका हूं। राधिका की सांसें अटक गईं, चेहरा लाल हो गया, गुस्से और शर्म से। शट अप! वो चिल्लाई, कपड़े उठाकर बाथरूम में भाग गई। अर्जुन इसकी हर हरकत को मुस्कुराते हुए देख रहा था, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को घबराते हुए देखता है। बाहर निकलते ही अर्जुन की बदतमीजी। राधिका कपड़े पहनकर बाहर आई, बैग उठाया, मोबाइल देखा और फिर दरवाजे के पास पहुंची। अर्जुन ने उसकी तरफ देखकर कहा, तुम बहुत हॉट लग रही हो। अगर चाहो तो पिछली रात का पैसा अभी दे दूं? उसकी आंखों में नीचता चमक रही थी। राधिका सन रह गई। उसने पलटकर उसे घूरा। तुम एक घटिया इंसान हो। अर्जुन ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, लड़की नशे में हो, तरसी हुई हो और खुद गले पड़ जाए तो मर्द क्या करे? उसकी बात पूरी होने से पहले ही राधिका गुस्से से पैर पटकती हुई कमरे से बाहर निकल गई। लेकिन अर्जुन की हंसी उसके पीछे पीछे गूंजती रही। उधर मल्होत्रा हाउस में एक नया तूफान आने वाला था। आर्या कॉलेज से जल्दी लौट आई थी। उसे ड्राइवर सतीश पर भरोसा नहीं था। वो भारी मन से गाड़ी के पीछे बैठी। अचानक गाड़ी रुकते ही सतीश मुड़कर बोला, इतना घबराने का नाटक मत कर। जितनी बड़ी मलाई है उतनी बड़ी कीमत भी है। राज साहब पागल तो नहीं जो तुझे अपने घर में रखे हुए हैं, समझी? उसके चेहरे पर घिनौनी मुस्कान उभरी। आर्या का दिल धड़क उठा, उसकी आंखों में आंसू भर आए। अगर एक बार भी मुझे हाथ लगाया तो आंटी को बता दूंगी, उसने कांपती आवाज में कहा। सतीश हंस पड़ा, एक करारी गंदी हंसी। जा बता दे, देखते हैं कौन हटाता है मुझे नौकरी से। तू रहती उसी मर्द के घर में, लोग बातें नहीं करेंगे क्या? ये सुनकर आर्या की आंखें भीग गईं, लेकिन वो चुप रही क्योंकि उसी आदमी की गाड़ी में बैठी थी। घर पहुंचते ही सतीश ने उसका हाथ पकड़ा और धीमी लेकिन डरावनी आवाज में बोला, किसी को बताया तो तेरी जिंदगी नरक बना दूंगा। आर्या डरकर अंदर भाग गई। कमरे में पहुंचते ही बिस्तर पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। उसकी सिसकियां, उसकी बदकिस्मती।
माँ बाप क्यों चले जाते हैं, क्यों छोड़ जाते हैं बेटी को इस दुनिया में अकेला, किसकी सहारे जीऊं। उसकी हर सिसकी कमरे की 4 दीवारों में अटक कर हो जाती। उस रात राजवीर घर नहीं था। वो बिजनेस प्रोजेक्ट के लिए बाहर गया हुआ था और आर्या पहली बार बेहद अकेली महसूस कर रही थी। रात का सबसे खतरनाक पल। करीब रात के 12 बजे प्रिया की कमरे में सो रही आर्या अचानक उठी। खिड़की पर किसी ने 2 बार तेज दस्तक दी। दिल जोर से धड़कने लगा। वो उठी और खिड़की बंद करने ही वाली थी कि सतीश खिड़की से अंदर कूद पड़ा। आर्या चीख भी नहीं पाई। सतीश ने हाथ उसके मुंह पर रख दिया। आवाज निकाली तो जिस बच्ची के पास तू सो रही है उसकी जान ले लूंगा। आर्या की आंखों का रंग डर से सफेद पड़ गया। सतीश ने उसे सोफे की ओर धकेला। उसके हाथ खुल चुके थे, चेहरे पर हवस का साया था। चल, जो कहूं वो कर, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। आर्या रोते हुए बोली, प्लीज प्रिया को कुछ मत कहना। लेकिन सतीश और गुस्से में बोला, चल शुरू हो जा। उसने उसकी कलाई पकड़कर उसे अपने पास खींचा। आर्या की चीख निकल गई और उसी चीख ने घर की दहलीज हिला दी। उसी वक्त राजवीर घर लौटा। आज उसका प्रोजेक्ट पहले ही खत्म हो गया था। वो अपनी बेटी को सरप्राइज देने के लिए आधी रात में घर पहुंचा। लेकिन जैसे ही वो प्रिया के कमरे के बाहर से गुजरा, अचानक एक चीख सुनाई दी। वो रुका, सांसें अटक गईं। चेहरा लाल हो गया, गुस्से से, डर से, शक से। उसने दरवाजा धक्का देकर खोला और सामने के मंजर को देखकर वो आग बन गया। आर्या रो रही थी, फटे हुए दुपट्टे को सीने से लगाए, और सतीश उस पर झुका हुआ था। राजवीर की आंखों में खून उतर आया। वो दौड़कर सतीश के मुंह पर ऐसा मुक्का मारता है कि वो दूर जाकर गिर पड़ा। सतीश घबरा गया और तुरंत झूठ बोला, साहब, ये लड़की ने मुझे कमरे में बुलाया था। राजवीर ने एक पल में समझ लिया कि झूठ कौन बोल रहा है। उसने अपनी जैकेट उतारकर आर्या पर डाल दी और फिर सतीश को पकड़कर पागलों की तरह पीटना शुरू कर दिया। पूरे घर में चीखें गूंज उठीं। शकुंता जी दौड़कर आईं। प्रिया रोते रोते उनकी गोद में चिपक गईं। राजवीर सतीश को घसीटकर सीढ़ियों से नीचे हॉल में लाया। इसे अभी पुलिस ले जाए, अभी, इसी वक्त। उसकी आवाज गूंज रही थी। गार्ड्स भागते हुए आए, सतीश को बेहोश हालत में उठाया और बाहर ले गए। लेकिन तूफान अभी खत्म नहीं हुआ था। राजवीर का गुस्सा अब किसी और पर फूटने वाला था। वो वापस कमरे में आया और आर्या की कलाई पकड़कर उसे उसके कमरे में ले गया। उसने उसे बिस्तर पर धक्का दिया और गुस्से से दहाड़ा, तुम्हारा उस आदमी से क्या रिश्ता है? क्यों आने दिया उसे मेरी बेटी के कमरे तक? आर्या डर से कांप गई। साहब, मैंने कुछ नहीं किया। राजवीर और गुस्से में बोला, अगर तुम्हारा उससे कोई रिश्ता नहीं तो वो मेरी बेटी के कमरे तक कैसे पहुंचा? आर्या की रूह कांप गई। वो टूट गई, फूट फूट कर रो पड़ी। उसने धमकी दी थी, अगर मैंने आवाज निकाली तो प्रिया को मार देगा। वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई। राजवीर एक पल के लिए स्थिर हो गया। उसकी आंखों की आग अचानक बुझ गई। शकुंतला जी ने उसे टोका, राज, इसमें बच्ची का कोई कसूर नहीं, इतना छोटा दिल मत रखो। आर्या दादी से चिपक कर रोने लगी। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। राजवीर चुपचाप कमरे से बाहर चला गया, लेकिन उसका दिल अंदर से टूट चुका था। रात खत्म हो चुकी थी, मगर मल्होत्रा हाउस में फैली खामोशी अभी भी डर की तरह हवा में तैर रही थी। हर तरफ सन्नाटा, हर दीवार जैसे उस चीख की गूंज को अभी भी याद कर रही हो जो एक मासूम लड़की की असहाय पुकार से निकली थी। आर्या अपने कमरे के कोने में घुटनों को सीने से लगाए बैठी थी। चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ, गले में रुंधा हुआ दर्द, दिल में दहशत। उसके हाथ अभी भी कांप रहे थे, जैसे सतीश की परछाई कहीं पास ही मंडरा रही हो। नीचे हॉल में राजवीर अकेले खड़ा था। उसके चेहरे पर वो भयानक गुस्सा अब भी बाकी था, लेकिन उसकी आंखों में कहीं दूर अपराध बोध की एक हल्की सी परत थी। उसने न चाहते हुए भी आर्या पर शक किया था, और ये बात उसके दिल में बुरी तरह चुभ गई थी। लेकिन वो गुस्सा किसी और पर था, खुद पर, हालात पर, दुनिया पर, जिसे निकाला उसने उसी मासूम पर। तभी उसके पास शकुंतला जी आईं। राज, उनकी आवाज़ हल्की थी लेकिन चिंता से भारी। राजवीर ने धीरे से कहा, मैंने उससे ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए थीं। माँ, वो बच्ची डर गई होगी। डर गई? शकुंतला जी का गला भराया।
बेटा, वो बच्ची टूट गई है। राजवीर ने आंखें बंद कर लीं। उसे पता था आज रात उसने घर में रहने वाली 2 जिंदगियों को डरा दिया था, एक आर्या और दूसरी उसकी छोटी सी परी आरवी, जो अपनी दादी के सीने से लिपटकर रोते रोते सो गई थी। सुबह की पहली किरण, मगर दिलों में अंधेरा। अगली सुबह आर्या बहुत देर तक कमरे से बाहर नहीं आई, दोपहर होने पर भी नहीं। शकुंतला जी बेचैन हो गईं और धीरे से उसके कमरे में गईं। आर्या बिस्तर पर बैठी थी, आंखें सूजी हुईं, चेहरे पर नींद का एक कतरा भी नहीं। बेटी, शकुंतला जी उसके पास आकर बैठीं। बस इतना सुनते ही आर्या फिर से रो पड़ी और दादी से चिपक गईं। आंटी, मैंने सच में कुछ नहीं किया। उसकी सिसकियां कमरे की हवा हिला रही थी। शकुंतला जी ने उसके सिर पर हाथ रखा। पगली, मुझे पता है, मैं तुझे अपनी बेटी समझकर यहाँ लाई थी और तू बिल्कुल सुरक्षित है इस घर में। आर्या रोते रोते थक गई, मगर उसके अंदर की खामोशी अब भी चिल्ला रही थी। उधर राधिका की एक और बड़ी मुसीबत। इसी सुबह शहर के दूसरे कोने में राधिका तेज कदमों से अस्पताल के गेट में दाखिल हुई। चेहरा पीला, आंखें डरी हुईं। वो अपनी पुरानी दोस्त डॉक्टर नेहा के केबिन में घुसी। नेहा ने उसे देखते ही पूछा, राधिका, क्या हुआ? तुम इतनी घबराई क्यों हो? राधिका ने कुर्सी खींचकर बैठते ही कहा, नेहा, मुझे चेकअप चाहिए, अभी, इसी वक्त। कुछ टेस्ट्स होते ही जो रिपोर्ट आई, उसे देखकर राधिका का पूरा शरीर सुन्न हो गया। वो प्रेग्नेंट थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। नहीं, ये नहीं हो सकता। नेहा, ये बच्चा नहीं हो सकता। नेहा ने उसे समझाने की कोशिश की। राधिका, बच्चा भगवान का दिया हुआ होता है, सोचो। लेकिन राधिका ने सिर झटक दिया। नहीं, मैं ये बच्चा नहीं रखूंगी, मैं नहीं कर सकती ये। उसकी आंखों में सिर्फ डर था, अपनी जिंदगी, अपनी आज़ादी, अपनी गलतियों का डर। नेहा ने सख्त आवाज में कहा, ये पाप है राधिका, तुम ये मत करो। तो क्या करूं? राधिका ने चीख कर कहा। उस रात क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं। कौन था वो आदमी? कैसा था वो? और अब ये बच्चा? वो जोर से रो पड़ी। इसी बीच उसी अस्पताल के बाहर एक आदमी खड़ा था, जो उसकी हर बात सुनने वाला था, अर्जुन खुराना। जब अर्जुन को ये पता चला कि राधिका प्रेग्नेंट है, तो उसका चेहरा गहरे गुस्से से लाल हो गया। अंदर कुछ टूटने की आवाज़ हुई, लेकिन वो बाहर से शांत खड़ा रहा। वो मेरे बच्चे को नहीं रखना चाहती, उसकी आवाज़ अंदर ही अंदर उबल रही थी। वो हॉस्पिटल के बाहर ही खड़ा रहा। जब राधिका गुस्से में फटकारते हुए बाहर निकली, उसने उसे घूरा। राधिका ने कहा, तुमसे क्या मतलब? मेरी जिंदगी है, जहां चाहूं जाऊं, जो चाहूं करूं, दूर रहो मुझसे। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ लिया, आवाज बेहद धीमी लेकिन ज्वालामुखी की तरह। अब तुम्हारी जिंदगी सिर्फ तुम्हारी नहीं है, उसमें मेरा बच्चा है। राधिका ने उसका हाथ झटक दिया। ये बच्चा चाहे जिसका भी हो, मैं इससे छुटकारा पालूंगी। अर्जुन का चेहरा पत्थर जैसा हो गया। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी राधिका, नहीं, किसी भी कीमत पर नहीं। उसकी आंखें डरावनी हो चुकी थीं। अर्जुन ने आगे झुककर धीमे पर खतरनाक शब्द कहे, मैं तुम्हें मरने दूंगा, पर इस बच्चे को नहीं मरने दूंगा। और फिर वो उसे अपने साथ गाड़ी में धकेल कर बिठा ले गया। उधर मल्होत्रा हाउस में रिश्तों की नई दरार। दोपहर होने तक घर शांत था। आरवी खेल रही थी, लेकिन हर थोड़ी देर में पूछती, दादी, आर्या दीदी क्यों नहीं आती मेरे साथ? शकुंतला जी ने उसे बहलाया, लेकिन प्रिया की बात राजवीर के कान में पड़ी। वो कमरे की तरफ बढ़ा जहां आर्या थी, लेकिन जैसे ही उसने कमरे का दरवाज़ा खोला, वो ठिठक गया। आर्या खिड़की के पास बैठी थी, चेहरा सूजा हुआ, आंखें लाल। वो कोई फूल की तरह कांप रही थी। राजवीर को अचानक महसूस हुआ कि उसका दिल किसी ने चीर दिया हो। वो कमरे में आकर खड़ा रहा, कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन शब्द गले में अटक गए। आर्या ने उसे देखते ही सिर झुका लिया। कमरे में खामोशी फैल गई। आखिर राजवीर ने धीमी आवाज में कहा, आर्या, कल रात जो हुआ उसके लिए मैं। वो रुक गया। उसके लिए माफ़ी मांगना आसान नहीं था। आर्या ने धीमी आवाज में कहा, साहब, मैं सच कह रही थी। राजवीर ने सिर झुकाकर कहा, मुझे पता है, मैंने गलत समझा। आज पहली बार उसकी आवाज़ में नरमी थी। आर्या ने धीरे से कहा, मैंने कुछ नहीं किया था, मुझे बहुत डर लगता है। और वो दुपट्टा आंखों पर रखकर फिर से रोने लगी। राजवीर एक पल के लिए वहीं खड़ा रह गया, लेकिन उसके दिल में कुछ टूट गया था। वो मुड़कर जाने लगा, लेकिन फिर रुका। बिना उसे देखे उसने कहा, तुम यहाँ सुरक्षित हो आर्या,
अब कोई तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। ये कहकर वो चला गया। आर्या ने आंसू पोंछे, लेकिन अंदर एक छोटी सी उम्मीद की किरण धीरे से जलने लगी थी। इधर अर्जुन और राधिका की जबरदस्ती की शादी। अर्जुन उसे अपनी हवेली ले गया, गुस्से में, जबरदस्ती, लेकिन उसके इरादे साफ थे। वो इस बच्चे को दुनिया में लाना चाहता था। राधिका ने चिल्लाया, रोई, झगड़ा किया, लेकिन अर्जुन नहीं माना। उसने अपने लोगों से कहा, पंडित को बुलाओ, अभी इसी वक्त शादी होगी। राधिका ने गुस्से में कहा, मैं एक आज़ाद पंछी हूं, तुम कैसी भी जंजीर डाल लो, मैं तुम्हारी नहीं बनूंगी। अर्जुन ने उसकी दोनों बाजुएं पकड़कर कहा, जब तक मेरा बच्चा पैदा नहीं होता तुम मेरी हो, उसके बाद जाना चाहो तो चली जाना। उसकी आवाज़ में एक ऐसा पागलपन था जो राधिका ने कभी किसी में नहीं देखा था। उस रात जबरदस्ती, गुस्से और डर के बीच शादी हो गई और सबके सामने राधिका अर्जुन खुराना की पत्नी बन चुकी थी। कहानी फिर से मल्होत्रा हाउस की ओर लौटती है। शाम होने को थी, घर में हल्की हल्की रोशनी जग रही थी। आर्या नीचे रसोई में आकर दूध गर्म कर रही थी कि तभी छोटे कदमों की आवाज आई। आरवी उसके पास आई। दीदी, आप रो क्यों रही थी? मैंने दादी से पूछा, उन्होंने बताया आपने चोट खाई है। आर्या ने पलटकर उसे प्यार से गले लगाया। नहीं पगली, मैं ठीक हूं। आरवी ने उसकी गोद में चेहरा छिपा लिया। दीदी, आप मेरे साथ खेला करो ना, जब आप मेरे पास होती हो मुझे अच्छा लगता है। आर्या की आंखें भर आईं। उसने बच्ची को और कसकर पकड़ लिया। उसी वक्त ऊपर सीढ़ियों से उतरता हुआ राजवीर उन्हें देख रहा था। आरवी की खिलखिलाहट और आर्या के चेहरे पर आई हल्की मुस्कान उसके अंदर कुछ पिघला रही थी, लेकिन वो खुद भी नहीं समझ पा रहा था कि ये सब क्या है। मल्होत्रा हाउस में आज भारी सन्नाटा था। बीती रात की सारी कड़वाहट, डर और टूटन अभी भी घर की हवा में तैर रही थी। कहीं कोई हंसी नहीं, कहीं कोई आवाज नहीं, बस हर दीवार जैसे कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। राजवीर सुबह सुबह ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था, लेकिन उसका मन कहीं और अटका हुआ था। वो टाई बांधते बांधते अचानक रुक गया। उसकी आंखों के सामने कल रात का दृश्य घूम गया। आर्या का टूटा हुआ चेहरा, उसकी कांपती आवाज, उसकी आंखों में डर और बेबसी। वो खुद को आईने में देख रहा था, एक बिजनेसमैन, एक बाप, एक इंसान, लेकिन कल रात उसने खुद को बिल्कुल पराया महसूस कराया था। मैंने इतना कठोर कैसे हो गया? वो खुद से बुदबुदाया। दूसरी तरफ कमरे में आरवी अपने स्कूल बैग के साथ तैयार खड़ी थी। पापा, आज मुझे स्कूल नहीं जाना, मैं आर्या दीदी के साथ रहना चाहती हूँ। राजवीर ने उसकी तरफ देखा। उसकी छोटी सी आंखों में अपनेपन का सागर था। वो झुककर उसकी ऊंचाई पर आया और धीरे से बोला, बेटा, दीदी ठीक है, तुम स्कूल जाओगी तो उन्हें अच्छा लगेगा। आरवी ने सिर हिलाया, पर दीदी उदास हैं, मैंने देखा है। राजवीर चौंक गया। उसकी बेटी ने वो चीज़ महसूस कर ली थी जिसे वो खुद नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रहा था। ठीक है बेटा, शाम को जल्दी आ जाना, दीदी तुमसे खेलेंगी। आरवी उसके गले लग गई, पर जाते जाते वो एक बात कह गई जो राजवीर के दिल में कहीं गहराई में उतर गई। पापा, आर्या अच्छी हैं, आप उन्हें डांटा मत करो। राजवीर के चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कान आई। मैं नहीं डांटूंगा। उधर आर्या की खामोश सुबह। आर्या आज पहली बार रसोई में जल्दी आ गई थी। वो बर्तन सजा रही थी, चाय रख रही थी, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी वो डर छिपा था जिसे वो कितनी भी कोशिश कर ले, मिटा नहीं पा रही थी। शकुंतला जी रसोई में आई। आर्या बेटी, तू इतनी सुबह आराम कर लेती? आर्या ने हल्की सी मुस्कान दी। नहीं आंटी, मैं ठीक हूँ, काम करने से मन थोड़ा हल्का लगता है। दादी ने उसका हाथ पकड़ लिया। बेटी, दिल के घाव काम करने से नहीं भरते। दिल तब ठीक होता है जब कोई अपना साथ दे, ना कि तब जब तू अकेली रोते रोते टूट जाए। आर्या की आंखें भर आईं। वो बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्द गले से निकल नहीं पाए। ठीक उसी वक्त पीछे से भारी कदमों की आहट आई। राजवीर रसोई के दरवाजे पर खड़ा था। आर्या ने जैसे ही उसे देखा, वो तुरंत पीछे हटकर अलग खड़ी हो गई, जैसे किसी ने उसे छूने की कोशिश की हो। राजवीर की आंखों में थोड़ी तकलीफ उतर आई। वो धीरे से बोला, आर्या, मैंने सोचा आज मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूं कॉलेज। उसकी आवाज़ में कठोरता नहीं, बल्कि एक नरमी थी जो शायद आर्या ने पहली बार सुनी थी। आर्या ने सिर झुका लिया। जी, जैसा आप ठीक समझे। शकुंतला जी मुस्कुरा दी। उन्हें लगा शायद यही मौका है दोनों की कड़वाहट को थोड़ा कम करने का। रास्ते की खामोशी और अनकहे एहसास। कार सड़क पर तेजी से चल रही थी, पर दोनों के बीच ऐसी खामोशी थी जिसे तोड़ने की किसी में हिम्मत नहीं थी। कुछ मिनट तक राजवीर कुछ नहीं बोला,
लेकिन फिर उसने धीरे से कहा, कल रात मुझे तुमसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। आर्या के हाथ कांप गए। पहली बार किसी बड़े आदमी ने उससे ऐसे माफ़ी मांगी थी। उसने बहुत धीमे कहा, मैं समझती हूँ साहब, आप गुस्से में थे और आप अपनी बच्ची के लिए डर गए थे। राजवीर ने गर्दन मोड़कर उसकी तरफ देखा। पहली बार उसने महसूस किया इस लड़की के अंदर एक अजीब सा धैर्य है जो उसने आज तक किसी में नहीं देखा था। मैं अपनी बच्ची के लिए जितना डरता हूँ उतना ही अब तुम्हारे लिए भी डर रहा हूँ। आर्या चौंक गई। उसने उसकी तरफ देखा, फिर तुरंत नज़र झुका ली। राजवीर को समझ नहीं आ रहा था कि क्यों उसके दिल में ये लड़की इतनी जल्दी जगह बना रही थी। वो बस इतना बोल पाया, अब ऐसा कुछ नहीं होगा, अब मैं हूं और मेरी मौजूदगी में कोई तुम्हें आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। आर्या की आंखें भर आईं, लेकिन वो कुछ कह नहीं सकी। उधर अर्जुन और राधिका की नफरत से भरी शादी। अर्जुन की हवेली में राधिका जबरदस्ती लाई गई थी। हवेली की ऊंची दीवारें उसे जेल जैसी लग रही थी। अर्जुन उसे अंदर ले जाते हुए बोला, अब ये घर तुम्हारा है और तुम मेरी पत्नी। राधिका चीख उठी, ये शादी नहीं, जबरदस्ती है, मैं यहां एक पल भी नहीं रहूंगी। अर्जुन ने उसकी कलाई पकड़ ली, और अगर चली गई तो बच्चा भी चला जाएगा। मेरी निगाहें हर वक्त तुम्हारे पेट पर रहेंगी राधिका, ये बच्चा मेरे खून का है। राधिका कांप गई। वो तुरंत अपने पेट पर हाथ रखकर पीछे हट गई। अर्जुन ने उसे देखकर कहा, हाँ, अभी भी इनकार कर रही हो कि ये बच्चा मेरा है? राधिका ने गुस्से में कहा, मुझे नहीं पता, मैं नशे में थी, मुझे कुछ याद नहीं है, कभी भी हो सकता है कि वो तुम नहीं कोई और। अर्जुन की आंखें खून से भर गईं। वो उसके पास आकर बोला, एक बात याद रखना, अगर बच्चा मेरा नहीं भी हुआ तो भी तुम मेरी हो, जब तक ये बच्चा पैदा न हो जाए। राधिका की आंखें डर से फैल गईं। अर्जुन की हाजिर मौजूदगी एक धमकी बन चुकी थी। फिर वापस मल्होत्रा हाउस में नई हलचल। दोपहर में जब आर्या कॉलेज से लौटी तो गाड़ी के गेट पर किसी ने उसका हाथ से बैग छीना। वो डर गई। पीछे मुड़कर देखा, कुछ लड़कियां थीं, उसकी क्लास की ही। उनमें से एक ने व्यंग से कहा, अरे वाह, देखो तो राजवीर मल्होत्रा तुम्हें खुद ड्रॉप करके गया, काफी सेटिंग लग रही है। आर्या का दिल धक से रह गया, चेहरा लाल पड़ गया, शर्म, गुस्से और डर से। दूसरी लड़की बोली, पता नहीं इतनी जल्दी अमीर लोगों के घर में जाकर लड़की कैसे फंसा लेती हैं। तीसरी ने हंसते हुए कहा, चल छोड़, मल्होत्रा हाउस में रहना मतलब राजवीर तक पहुंच होना। लड़की की किस्मत चमक गई। आर्या की आंखें आंसू से भर आईं। वो किसी तरह उनका हाथ हटाकर अंदर भागी। घर पहुंचते ही वो कमरे में बंद हो गई। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था जैसे अभी फट जाएगा। भगवान, मैंने क्या किया है? सब लोग मुझे गलत क्यों समझते हैं? उसके आंसू तकिए में समा गए। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। आर्या, ये आवाज़ राजवीर की थी। वो तुरंत चेहरा पोंछकर उठी, दीवार की तरफ मुंह करके बोली, जी, अंदर आ जाइए। राजवीर कमरे में आया। उसने देखा लड़की की आंखें लाल थीं, चेहरा फूला हुआ, सांसें टूट टूट कर निकल रही थी। किसी ने कुछ कहा है? उसकी आवाज़ में चिंता साफ थी। आर्या ने सिर झुका लिया, कुछ नहीं साहब। राजवीर ने उसकी ठोड़ी पकड़कर उसका चेहरा ऊपर उठाया। मुझसे झूठ मत बोलो, जिसने भी कुछ कहा है नाम बताओ, अभी घर पहुंचकर उसके बाप को बुलाता हूं। आर्या घबराकर बोली, नहीं, कृपया ऐसा मत कीजिए, फिर लोग और बातें बनाएंगे। उसकी आवाज़ टूट गई। वो दुपट्टा मुंह पर रखकर रोने लगी। राजवीर के दिल में चुभन हुई। आर्या, तुम मेरी जिम्मेदारी हो और तुम्हारे बारे में कोई गलत बात करेगा ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। आर्या ने आंसू पोंछते हुए कहा, मेरी वजह से आपकी बदनामी होगी, आपकी बेटी पर भी असर पड़ेगा। राजवीर एक पल के लिए शांत हो गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि ये लड़की कितनी मासूम, कितनी समझदार है। वो धीरे से बोला, मुझे बदनामी से डर नहीं लगता, पर तुम्हारे आंसू देखकर दिल टूटता है। आर्या ठिठक गई। दिल की धड़कनें एक पल के लिए रुक सी गईं। कमरे में कुछ सेकंड जैसी खामोशी छा गई, जो दोनों खुद नहीं समझ पा रहे थे। बाहर शकुंता जी दोनों को देखकर मुस्कराईं। उन्होंने दूर से ही दोनों को देखा। राजवीर खड़ा था और आर्या चुपचाप सिर झुकाए बात सुन रही थी। दादी के चेहरे पर एक समझदार सी मुस्कान आई। कभी कभी भगवान ऐसे ही रिश्ते बना देता है जिन्हें इंसान खुद भी नहीं समझ पाता, उन्होंने मन ही मन कहा। उधर अर्जुन और राधिका का रिश्ता और खतरनाक मोड़ ले रहा था। अर्जुन ने डॉक्टर बुलवाए थे और वो हर वक्त राधिका पर नज़र रख रहा था। राधिका ने सोचा था शादी के बाद उसे थोड़ा भागने का मौका मिलेगा, लेकिन अर्जुन ने हवेली को एक जेल में बदल दिया था। गेट पर गार्ड, सीसीटीवी कैमरे, घर में नौकर कम और जासूस ज्यादा। राधिका कमरे में बंद बैठी थी, चेहरा आंसुओं से भरा। हे भगवान, मैं कहाँ आ गई?
अर्जुन कमरे में घुसा। उसके हाथ में एक छोटा खिलौना था। ये बच्चे के लिए है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। राधिका चीखी, मैं ये बच्चा नहीं चाहती। अर्जुन मुस्कुराया, ऐसी मुस्कान जो डराती है। लेकिन मैं चाहता हूं, और मैं जो चाहता हूं वो करके रहता हूं। राधिका के पांव कांप गए। अब कहानी फिर से मल्होत्रा हाउस की तरफ लौटती है। शाम ढल रही थी। घर में हल्की रोशनी फैल चुकी थी। आरवी खेलते खेलते आर्या के पास आई और बोली, दीदी, पापा कह रहे थे आज रात आप सबके साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाएंगी। आप नहीं आओगी क्या? आर्या चौंक गई। पापा ने कहा? हाँ दीदी, मैंने बोला भी कि दीदी उदास हैं, तो पापा बोले मैं ठीक कर दूंगा। आर्या के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान कौंध गई। दिल में एक अजीब सा अपनापन उभर आया। रात के खाने में पहली बार उसने महसूस किया वो इस घर का हिस्सा बन रही है। धीरे धीरे, शायद अनजाने में ही सही, लेकिन उसके दिल में एक छोटी सी जगह बनने लगी थी। उसके सामने बैठा राजवीर कभी कभार उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा देता था, एक ऐसी मुस्कुराहट जो उसे अंदर से हिला रही थी। आर्या को महसूस हुआ उसकी जिंदगी में कुछ बदलने लगा है। एक नया रिश्ता, एक नई शुरुआत, और शायद एक नया तूफान भी। रात धीरे धीरे बीत रही थी। मल्होत्रा हाउस में खाने की टेबल पर आज एक अलग सा माहौल था। शकुंता जी के चेहरे पर संतोष था, आरवी की आंखों में खूब सारी चमक, राजवीर का चेहरा थोड़ा शांत, और आर्या पहली बार इस घर का हिस्सा जैसी लग रही थी। खाने की टेबल पर बातचीत बहुत कम थी, पर फिर भी अजीब सा सुकून था। आर्या प्लेट में दाल परोस रही थी कि अचानक उसके हाथ कांप गए और दाल थोड़ा छलक गई। वो घबरा गई। सॉरी साहब, मैं साफ कर देती हूँ। राजवीर ने तुरंत हाथ आगे बढ़ाकर कहा, कोई बात नहीं, आराम से, घबराओ मत। उसकी आवाज़ में ऐसी नरमी थी जो आर्या ने पहले कभी नहीं सुनी थी। दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे बच्ची है, गलती हो जाती है। राज, तू इसे इतना घबराया मत रहने दिया कर। आर्या ने आंखें झुका लीं, पर उसके होठों पर बहुत हल्की सी मुस्कान आई, जैसे बरसों बाद किसी ने उसे अपना कहकर संभाला हो। खाना खत्म हुआ और सब अपने अपने कमरे में चले गए। लेकिन उस रात आर्या के मन में एक अजीब सी हलचल होने लगी। रात का सन्नाटा और अनकहा एहसास। आर्या अपने कमरे में बैठकर किताब खोलने की कोशिश कर रही थी, पर शब्द आंखों के सामने से गायब हो जा रहे थे। बार बार एक ही चीज दिल में घूम रही थी। राजवीर साहब ने आज पहली बार मुझे इंसान समझा, पहली बार मेरा डर महसूस किया, पहली बार मेरी तकलीफ पहचानी। उसने खिड़की खोली। दिल्ली की सर्द हवा उसके चेहरे को छूकर गुजरी। दिल ऐसी हलचल से भरा था जिसका नाम वो खुद नहीं समझ पा रही थी। मैं ऐसा क्यों महसूस कर रही हूँ? क्यों उनकी एक मुस्कान, एक वाक्य इतना असर डाल देता है? आंखें बंद करते ही उसे वही याद आया जब राजवीर ने धीरे से उसकी ठोड़ी उठाई थी और कहा था, मुझसे झूठ मत बोलो। वो पल उसके दिल में कहीं चिपक सा गया था। आर्या झटक कर उठी। नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। वो मुझसे बड़े हैं, मेरे मालिक जैसे हैं। मैं इस घर में मेहमान हूँ। लेकिन दिल की आवाज़ कहाँ मानती है? उधर राजवीर के मन में भी उथल पुथल। राजवीर अपने कमरे में बैठा फाइल्स देख रहा था, पर ध्यान कहीं और ही था। आर्या का रोता चेहरा, उसकी बाहें कांपती हुई, उसकी आंखों का डर, सब उसके दिमाग में घूमता रहा। वो खुद से बोला, मुझे उसे उस तरह नहीं डांटना चाहिए था। वो बच्ची है और उसने मेरे घर में रहते हुए इतना सहा। फिर उसी पल दूसरी बात आई। वो उसके आज की मासूम सी मुस्कान याद कर बैठा। उसने गहरी सांस ली। मुझे ये सब सोचना नहीं चाहिए, ये ठीक नहीं है। वो मेरी जिम्मेदारी है, कोई और नहीं। पर दिल और दिमाग की लड़ाई उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। अगले दिन सुबह की हलचल। सुबह सुबह दादी ने पूजा की थाली लेकर आरवी को जगाया। आरवी उठकर सीधा आर्या के कमरे में भागी। दीदी, मैंने सपना देखा कि आप मेरी असली दीदी बन गई हो। आर्या मुस्कुरा पड़ी। पगली, मैं हूं ना तेरी दीदी। आरवी ने उसे कसकर गले लगाया। उसके मासूमपन में इतनी गर्माहट थी कि आर्या के दिल में सब कुछ पिघल जाता। तभी नीचे से राजवीर की आवाज़ आई, आरवी, नाश्ता कर लो, देर हो रही है। बच्ची भागती हुई नीचे उतरी। आर्या भी धीरे धीरे नीचे आई। राजवीर ने उसे देखकर कहा, आज मैं सबको मंदिर लेकर जाना चाहता हूँ, तुम भी चलना। आर्या ने हिचकते हुए कहा, मैं क्यों? क्योंकि तुम इस घर का हिस्सा हो, राजवीर ने साफ साफ कहा। ये सुनकर आर्या जैसे कुछ देर के लिए जड़ हो गई। शायद पहली बार किसी ने कहा था कि वो किसी घर का हिस्सा है। मंदिर का सफ़र, जहाँ दिल चुपचाप बातें करता है। चारों मंदिर जाने निकले। गाड़ी में आरवी बीच में बैठी थी। वो राजवीर और आर्या दोनों के हाथ पकड़े हुई थी। दीदी, पापा, आप दोनों मुझसे वादा करो कि हमेशा मेरे साथ रहोगे। राजवीर हल्के से मुस्कुराया।
हाँ बेटा, मैं तो हूँ ही। आरवी ने आर्या की ओर देखा। दीदी, आप भी? आर्या चकित सी आवाज में बोली। हाँ, मैं भी। पर जैसे ही उसने ये वाक्य कहा, राजवीर ने एक पल के लिए उसकी तरफ देखा। ऐसा देखना जैसे वो उस एक लाइन में उसके दिल की गहराई पढ़ने की कोशिश कर रहा हो, और उस नज़र में कुछ ऐसा था जो आर्या का दिल तेज कर गया। मंदिर में आर्या का टूट कर रोना। पूजा के बाद सब फूल चढ़ा रहे थे। दादी और आरवी आगे चली गई। आर्या अकेली खड़ी थी और एकदम से उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो भगवान के सामने खड़ी होकर बोली, भगवान, मैंने कौन सा बुरा काम किया था जो आपने माँ बाप छीन लिए? क्यों मुझे हर मोड़ पर डर ही मिलता है? क्यों दुनिया मुझे गलत कहती है, जबकि मैं तो सिर्फ जीने की कोशिश करती हूँ? आंसुओं की धार उसके गालों पर उतर रही थी। उसी पल पीछे से कदमों की हल्की आवाज आई। राजवीर चुपचाप उसके पास आकर खड़ा हो गया। उसने धीरे से पूछा, क्या हुआ? आर्या चौंकी, जल्दी से आंसू पोंछे। कुछ नहीं। राजवीर ने उसकी तरफ एक कदम बढ़ाया। आर्या, तुमसे झूठ मत बोलो कहा था ना? बस इतना सुनते ही आर्या फिर रो पड़ी। मुझे बहुत डर लगता है साहब, बहुत। मैं अकेली पड़ जाऊंगी, लोग मुझे दोष देंगे और मैं कुछ कर भी नहीं पाऊंगी। राजवीर एक पल के लिए वहीं खड़ा रहा। फिर उसने बहुत धीरे से आर्या के सिर पर हाथ रखा। उसकी आवाज बेहद नर्म थी। अब तुम अकेली नहीं हो। जब तक मैं जिंदा हूं, कोई तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता। आर्या के आंसू और तेज बह निकले, पर ये आंसू डर के नहीं, सुकून के थे। उधर राधिका और अर्जुन की कहानी और भी खतरनाक मोड़ पर। अर्जुन की हवेली में आज डॉक्टर आए हुए थे। वो बार बार राधिका का चेकअप करा रहा था। राधिका गुस्से से चीखते हुए बोली, मुझे ये सब नहीं चाहिए। तू कौन है मुझे मजबूर करने वाला? अर्जुन ने उसकी तरफ देखकर कहा, तुम मेरी पत्नी हो, मेरी मर्जी के खिलाफ। राधिका चिल्लाई, पर अब हो। अर्जुन ने उसके करीब आकर कहा, और याद रखना राधिका, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, पर बच्चा, वो मेरी दुनिया है। राधिका के पांव कांप गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस मुसीबत में फंस चुकी है। अब फिर वापसी मल्होत्रा हाउस में। मंदिर से लौटते वक्त गाड़ी में एक खास चुप्पी थी। आरवी अपनी मिठाई खा रही थी। दादी फोन पर बात कर रही थी। आर्या धीमे से खिड़की से बाहर देख रही थी और दिल में कई भावनाएं एक साथ उभर रही थी। राजवीर बीच बीच में उसे देख लेता, जैसे वो उसके मन की हर हलचल समझने की कोशिश कर रहा हो। घर पहुंचकर दादी ऊपर चली गई। आरवी खेल में लग गई। आर्या भी धीरे धीरे अपने कमरे की ओर जाने लगी। तभी पीछे से आवाज आई, आर्या। वो पलटी। राजवीर उसके सामने खड़ा था। तुम आज बहुत रोई हो। उसकी आवाज में चिंता थी। आर्या ने सिर झुका लिया। नहीं, बस। राजवीर ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, देखो, मैं जानता हूं तुम डरी हुई हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम इस घर में अपने आप को अजनबी न समझो। आर्या ने हिचकते हुए कहा, मैं आपकी जिम्मेदारी हूं, बस इतना ही काफी है। राजवीर ने धीरे से कहा, नहीं आर्या, तुम सिर्फ जिम्मेदारी नहीं हो, तुम इस घर की इज्जत हो, मेरी बेटी की खुशी हो। और वो रुक गया। उसका गला भर आया। आर्या ने उसकी तरफ देखा, आंखों में सवाल और दिल में एक अजनबी सा कंपन। राजवीर कुछ कहना चाहता था पर कह नहीं पाया। बस इतना बोला, और तुम अकेली नहीं हो। आर्या की सांसें भारी हो गईं। उसने हल्की आवाज में कहा, धन्यवाद साहब। इतना कहकर वो धीरे धीरे ऊपर चली गई, लेकिन उसके दिल में आज कुछ बदल गया था। रात के आखिरी सन्नाटे में राजवीर अपने कमरे में खड़ा खिड़की से बाहर देख रहा था। एक ही सवाल उसके दिल में घूम रहा था, मैं आर्या के लिए इतना क्यों महसूस करने लगा हूँ? वो खुद को समझा नहीं पा रहा था। उधर आर्या भी अपने बिस्तर पर लेटी हुई सोच रही थी, साहब की आंखों में इतना अपनापन क्यों महसूस होता है? रात दोनों के लिए नींद से ज्यादा ख्यालों से भरी हुई थी। सुबह की हल्की रोशनी कमरे की खिड़की से अंदर आ रही थी, पर मल्होत्रा हाउस में आज भी एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे सब कुछ शांत है पर अंदर ही अंदर कुछ उबल रहा है। आर्या नाश्ते की प्लेट सजा रही थी। हथेलियां हल्की हल्की पसीने से भीगी थीं। दिमाग में वही पल घूम रहा था जब कल राजवीर ने कहा था, तुम इस घर की इज्जत हो और अकेली नहीं हो। ये शब्द उसके दिल में कहीं गहरे उतर गए थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या ये सिर्फ सुकून है या कुछ और। तभी पीछे से कदमों की आहट आई। वो पलटी। राजवीर नाश्ते की मेज पर बैठने आ रहा था। सफ़ेद शर्ट, हल्की दाढ़ी और आंखों में थकान थी, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र आर्या पर पड़ी, थोड़ी नरमी आ गई। नाश्ता तैयार है? उसने शांत स्वर में पूछा। जी, अभी लाती हूँ, आर्या ने सिर झुकाकर कहा। पर जैसे ही वो मुड़ी, उसका पैर फिसल गया और हाथ से चाय का कप गिरते गिरते बचा। राजवीर तुरंत आगे बढ़ा और उसके हाथ पकड़ लिए।
आर्या कुछ सेकंड के लिए उसी के करीब रही, इतनी नज़दीक कि दोनों की सांसें एक दूसरे से टकरा रही थी। दोनों चौंक कर पीछे हटे। आर्या की आंखें झुक गईं, गाल हल्के से लाल हो गए। राजवीर ने भी तुरंत चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। खामोशी में सिर्फ दिलों की धड़कन गूंज रही थी। आरवी की मासूम शरारत। आरवी भागते हुए आई। पापा, दीदी, आप दोनों ऐसे क्यों खड़े हो? दोनों ने घबराकर दूरी बना ली। राजवीर बोला, कुछ नहीं बेटा, दीदी का पैर फिसल गया था। आरवी ने हंसकर कहा, अच्छा, मैं समझ गई, दीदी डरी हुई लग रही हैं। पापा, आप उन्हें डांटा मत करना। आर्या को ये सुनकर अजीब सी गर्माहट महसूस हुई, जैसे बच्ची समझ रही है कि उसके पापा और उसके बीच कुछ नाजुक सा चल रहा है। उधर अर्जुन का पागलपन बढ़ गया। अर्जुन की हवेली में आज माहौल और भी खतरनाक था। राधिका कमरे में बैठी थी, चेहरा डर से पीला। आज वो पहली बार महसूस कर रही थी कि अर्जुन का प्यार नहीं, उसकी जुनून ने उसे बंदी बना दिया है। अर्जुन कमरे में दाखिल हुआ, हाथ में सोनोग्राफी की रिपोर्ट। देखो राधिका, बच्चा ठीक है, डॉक्टर कह रहे थे सब नॉर्मल है। मैंने कहा ना, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। अर्जुन ने उसके पास आकर उसकी ठुड्डी मजबूती से पकड़ ली। तुम्हारी मर्जी से ऊपर अब मेरी मर्जी चलेगी। राधिका कांप गई। अर्जुन की आंखों में वो जुनूनीपन था जो किसी को भी डराने के लिए काफी है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम मेरी हो, मरते दम तक मेरी ही रहोगी। राधिका की आंखों में आंसू आ गए। ये प्यार नहीं, जेल है। अर्जुन मुस्कुराया। प्यार हो या जेल, रहना तो तुम्हें मेरे ही साथ है। राधिका को पहली बार लगने लगा था कि शायद उसकी जिंदगी अब कभी पहले जैसी नहीं होगी। अब फिर कहानी लौटती है मल्होत्रा हाउस। दादी पूजा कर रही थी, आरवी नीचे खेल रही थी। आर्या बैठकर चुपचाप कपड़े तह कर रही थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। अंदर आ सकते? राजवीर की आवाज थी। आर्या तुरंत उठी। जी साहब। राजवीर अंदर आया, हाथ में 2 फाइलें थीं। तुम्हारे कॉलेज की फीस और कुछ नए डॉक्यूमेंट्स हैं। तुम्हारी पढ़ाई में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। आर्या ने फाइल लेते हुए कहा, आप इतना क्यों कर रहे हैं मेरे लिए? राजवीर ने थोड़ी देर उसे देखा, उसकी आंखों में हल्की चमक थी। कभी कभी कुछ रिश्तों का नाम नहीं होता, पर उनका महत्व बहुत होता है। आर्या चौंक गई, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। राजवीर बात बदलते हुए बोला, और हाँ, शाम को मेरे साथ चलना है, एक जगह जाना है। आर्या ने घबराकर पूछा, कहाँ? राजवीर ने बस इतना कहा, तुम तैयार रहना। उसके जाने के बाद आर्या का दिल बेचैन होने लगा। साहब मुझे कहाँ ले जाना चाहते हैं? क्या कोई ज़रूरी काम है या? वो सोचते सोचते खुद ही डर गई। शाम की तैयारी और दिल की धड़कनें। आर्या दुपट्टा ठीक करती रही, कभी लिपस्टिक लगाती, कभी हटाती। फिर उसके मन ने कहा, मुझे साधारण रहना चाहिए, मैं कोई खास तो हूं नहीं। फिर उसने अपने मन की आवाज को शांत करते हुए हल्का सा काजल लगाया और नीचे आ गई। राजवीर सीढ़ियों के पास खड़ा था। जैसे ही उसने आर्या को देखा, वो कुछ सेकंड के लिए चुप हो गया। हल्के नीले सूट में साधारण सी बिंदी और शांत चेहरे पर हल्की मुस्कान। कुछ ऐसा था उसमें जो सीधा दिल को छू गया। चलें? राजवीर ने धीमे से कहा। आर्या ने सिर हिलाया। वो कहाँ ले गया? दोनों गाड़ी में बैठे। आर्या खिड़की से बाहर देखती रही। दिल में अजीब सा डर और उत्सुकता थी। गाड़ी एक पुरानी बंगले के सामने रुकी। आर्या ने पूछा, ये कौन सी जगह है साहब? राजवीर ने गहरी सांस ली। ये मेरा पुराना घर है, जहां मैं और राधिका रहते थे। आर्या के चेहरे का रंग उड़ गया। वो घबराकर पीछे हट गई। साहब, मैं यहाँ क्यों? राजवीर शांत स्वर में बोला, क्योंकि मैं चाहूं या ना चाहूं, मेरी जिंदगी की हर सच्चाई तुम्हें पता होनी चाहिए, ताकि तुम मेरे बारे में गलत न समझो। आर्या की सांसें तेज हो गईं। राजवीर अंदर चला, आर्या उसके पीछे पीछे। बंगले में हर तरफ धूल थी, तस्वीरें जगह जगह पड़ी थी। एक टूटी हुई फ्रेम जमीन पर गिराई पड़ी थी, राधिका की थी। राजवीर ने कहा, मैंने कभी नहीं चाहा कि मेरी शादी टूटे, ना ही ये कि मेरी बेटी माँ के बिना बड़ी हो, लेकिन कुछ रिश्ते जिंदगियां बर्बाद कर देते हैं। उसकी आवाज़ भारी हो गई। आर्या ने धीरे से पूछा, क्या आप आज भी राधिका से प्यार करते हैं? ये सुनकर राजवीर थम गया। कुछ सेकंड की खामोशी। फिर उसने कहा, प्यार तो शायद सालों पहले मर गया, पर चोट,
वो आज तक जिंदा है। आर्या धीरे से बोली, और आप मुझे ये बता क्यों रहे हैं ये सब? राजवीर ने उसकी आंखों में देखकर कहा, क्योंकि तुम मेरे करीब आ रही हो और मुझे डर है कि कहीं मेरा अतीत तुम्हें चोट न पहुंचा दे। आर्या के दिल में कुछ गहरा सा छू गया। वो कुछ कह नहीं पाई। उसी वक्त दरवाजे के बाहर कोई था। दोनों को पता नहीं था कि कोई गाड़ी बंगले के बाहर रुकी है। गाड़ी से उतरी एक महिला, काले चश्मे, महंगी ड्रेस और चेहरे पर अहंकार। वो कोई और नहीं, राधिका थी। जैसे किसी अदृश्य धागे ने उसे ठीक उसी पल वहां खींच लाया हो। उसने पूरे बंगले की दिशा में देखा और बोली, राज, इतने सालों बाद भी मेरी यादें मिटा नहीं पाए तुम? उसकी आंखों में एक तेज था जो डराता भी था और कुछ छुपाता भी, और उसने अंदर बढ़ने के लिए कदम उठाए। बंगले के अंदर राजवीर और आर्या एक ही फ्रेम में। राजवीर ने दीवार पर लगी तस्वीर को साफ किया। उसमें उसकी और राधिका की शादी की फोटो थी। इस घर में हर तस्वीर, हर कोना मुझे हमेशा याद दिलाता है कि अगर मैं किसी को अपनी जिंदगी में आने दूं तो उसे भी दर्द मिलेगा। आर्या ने धीरे से उसकी तरफ बढ़कर कहा, साहब, हर रिश्ता दर्द नहीं देता। राजवीर ने उसकी आंखों में देखने की कोशिश की। दोनों कुछ सेकंड तक बस एक दूसरे को देख रहे थे। उनकी सांसें एक ही लय में चल रही थीं। उनके बीच की दूरी धीरे धीरे कम हो रही थी। और तभी बंगले का मुख्य दरवाज़ा खुला। राधिका अंदर आ चुकी थी। तो ये है तुम्हारी नई दया? उसकी आवाज़ जहर की तरह थी। आर्या डर कर पीछे हट गई। राजवीर तुरंत उसके सामने खड़ा हो गया। राधिका, तुम्हें समझ नहीं आता क्या? तुमने इस घर को छोड़ा था। हमारा रिश्ता तुम ही खत्म करके गई थी। अब वापस आकर क्या चाहती हो? राधिका ने गुस्से में हवा में ताली बजाई। अरे वाह, अब तुम्हें मेरा साथ याद नहीं, पर ये नई लड़की रातों रात तुम्हारे दिल में छा गई। आर्या के आंसू फिसलते फिसलते रुक गए। वो बस नीचे देखती रही। राधिका उसकी ओर बढ़ी। चल लड़की, बता, कितने पैसे लिए इस आदमी से, या सीधे घर में आकर सेटिंग कर ली? आर्या के कानों में ये शब्द तीर बनकर लगे। उसका दिल बैठ गया। राजवीर गरज उठा, बस एक शब्द और कहा तो बर्दाश्त नहीं करूंगा। राधिका उसकी आंखों में देखते हुए बोली, तुझे क्या हो गया है राज? कहाँ गया वो मर्द जिसे मैं जानती थी, जो हर गलत चीज पर रोक लगाता था? अब किसी अनाथ लड़की के लिए अपनी आवाज उठाएगा? राजवीर की आंखों में कहीं आग जल उठी। उसने बेहद धीमी लेकिन खतरनाक आवाज में कहा, आर्या अनाथ नहीं है। वो मेरी माँ की बेटी जैसी है। मेरी बेटी आरवी की दुनिया है और मेरी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी या कुछ और? राजवीर उसके नजदीक आकर बोला, तुम्हारा दिमाग जहर से भर गया है राधिका, और ये घर, ये जहर अब नहीं सहेगा। राधिका की आंखें लाल हो गईं। वो समझ चुकी थी कि अब राजवीर के दिल में उसके लिए कण भर भी जगह नहीं बची है। बाहर कुछ होने वाला था। राधिका गुस्से में बाहर निकल गई। उसकी गाड़ी तेजी से बंगले के बाहर रुकी। ड्राइवर ने दरवाज़ा खोला। राधिका बैठी और बोली, चलो अभी, तुरंत। गाड़ी आगे बढ़ी और वहीं सड़क के दूसरी तरफ एक काली एसयूवी खड़ी थी। एसयूवी के अंदर कोई आदमी था जो राधिका को गाड़ी में जाते हुए देख रहा था। वो आदमी था अर्जुन खुराना। उसकी आंखों में गुस्से और शक की चमक थी। किससे मिलने आई थी तुम राधिका? उसने सिगरेट बुझाते हुए कहा। उसकी उंगलियों की पकड़ इतनी मजबूत थी कि सिगरेट आधी ही टूट गई। उसके चेहरे पर हिंसा छिपी नहीं होती। कुछ बड़ा होने वाला था, बहुत बड़ा। अब फिर राजवीर आर्या को लेकर बंगले से बाहर आया। आर्या का चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। हैंडबैग हाथ से छूटता हुआ सा लगा। साहब, मैं यहाँ क्यों आई? मुझे लगा मैं परेशानी बन गई हूँ। राजवीर ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजब दर्द था। तुम परेशानी नहीं, मेरी जिंदगी का सबसे पवित्र हिस्सा हो इस समय, आर्या ने हाँफते हुए कहा। पर राधिका मैम, उन्होंने बहुत बुरा बोला। सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। राजवीर ने तुरंत उसके दोनों कंधों पर हाथ रखा। उसका स्पर्श नरम था लेकिन बहुत मजबूत। आर्या, सुनो, जो कुछ भी हो रहा है उसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। राधिका हमेशा से ही ऐसी थी। और तुम? वो रुक गया। उसका गला भारी हो गया। आर्या ने धीरे से पूछा, मैं क्या? राजवीर ने उसकी आंखों में देखकर कहा, तुम मेरे घर को संभालती हो, मेरी बेटी को प्यार देती हो, मेरी माँ की इज्जत करती हो,
आर्या के दिल की धड़कनें जैसे कोई तेज गाना बजने लगी हों। उसके होंठ कांप गए। वो कुछ बोलना चाहती थी, पर आवाज रुक गई। दोनों एक पल को बस एक दूसरे को देख रहे थे, जैसे दुनिया उस पल के लिए थम गई हो। घर लौटते ही नई आफत। जब दोनों मल्होत्रा हाउस पहुंचे तो दादी का चेहरा उतरा हुआ था। राज, एक समस्या आ गई है। क्या हुआ माँ? दादी ने बैग उठाया। पुलिस आई थी। पुलिस? आर्या डर से कांप गई। दादी बोली, कह रहे थे कि सतीश ने कंप्लेन की है कि तुमने उसे नौकर समझकर जान से मारने की धमकी दी है। राजवीर के चेहरे पर हंसी आई, लेकिन वो हंसी गुस्से से भरी थी। मैंने धमकी में ही उसकी हड्डियां तोड़ी थीं। अच्छा हुआ पुलिस आई। मैं भी बता दूंगा वो यहाँ क्या करने आया था। बहुत दिन से उसकी भाषा मेरे दिमाग में थी। पर दादी ने रोका। नहीं बेटा, पुलिस ने एक और बात कही है। क्या? उन्होंने कहा कि उस दिन आर्या भी कमरे में थी। उन्हें उससे बात करनी है। आर्या के पैरों से जैसे जमीन खिसक गई। उसका चेहरा सुर्ख पड़ गया, आंखें भर आईं। उसने कांपते हुए कहा, साहब, अगर पुलिस मुझसे पूछेगी, मैं क्या बोलूं? लोग मुझे गलत समझेंगे। राजवीर तुरंत उसके सामने आ खड़ा हुआ। दुनिया चाहे जो बोले, जब तक मैं हूं, कोई तुम्हें हाथ भी नहीं लगा सकता। आर्या के आंसू बहने लगे। दादी ने उसे गले लगाया। डर मत बेटी, हम सब हैं। लेकिन किसी ने नहीं देखा कि इसी बीच बाहर कोई खड़ा था और ये सारी बातें सुन रहा था। वो था अर्जुन का आदमी। उसने तुरंत फ़ोन निकाला और कहा, सर, आपकी पत्नी मल्होत्रा हाउस में है और लगता है सब कुछ हाथ से निकल रहा है। फ़ोन की दूसरी तरफ अर्जुन की खामोश सांसें सुनाई दी। मैं आ रहा हूँ। रात के खाने से पहले एक अनोखी टकराहट। आर्या दाल परोस रही थी कि अचानक उसके हाथ से कटोरी गिर गई। दाल जमीन पर फैल गई। वो घबरा गई। सॉरी माँ जी, मैं साफ कर देती हूँ। राजवीर तुरंत बोला, अरे, इतनी घबराहट क्यों? ये गलती नहीं, सामान्य सी बात है। आर्या के हाथ अभी भी कांप रहे थे। वो झुककर दाल साफ करने लगी, लेकिन राजवीर ने उसका हाथ पकड़ लिया। रुको, तुम आराम करो, यही काम नौकर कर लेंगे। आर्या ने पहली बार उसकी पकड़ में एक ऐसी गर्माहट महसूस की जो उसके दिल में उतर गई। वो घबराकर हाथ छुड़ाने लगी। नहीं साहब, मैं कर लूंगी। राजवीर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम अब इस घर में नौकरानी नहीं हो, समझी? आर्या का दिल जैसे एक धड़कन छोड़ गया। वो फटी आंखों से उसे देखती रह गई। दादी मुस्कुराई। आरवी ताली बजाने लगी। हाँ दीदी, अब आप घर की हैं। और उसी वक्त दरवाजे पर तेज दस्तक हुई। दादी चौंकी। राजवीर उठकर दरवाजे पर गया। दरवाज़ा खुलते ही 4 पुलिस वाले अंदर आए और उनके पीछे राधिका खड़ी थी और उसके पीछे अर्जुन खुराना। डर, कहर और जुनून तीनों एक साथ मल्होत्रा हाउस में दाखिल हो चुके थे। आर्या का दिल धड़कना बंद हुआ। राजवीर की मुट्ठियां भींच गई। अब कोई बड़ा तूफान आने वाला था, बहुत बड़ा। रात का समय था। मल्होत्रा हाउस की हवा अचानक भारी हो गई थी। गेट से अंदर आते पुलिस वाले, उनके पीछे राधिका का जहरीला चेहरा और सबसे आखिर में अर्जुन खुराना की ठंडी, खतरनाक आंखें। ये सब देखकर आर्या की सांसें थम गई। उसके हाथ कांपने लगे और वो धीरे धीरे पीछे हट गई, जैसे जमीन उसके पैरों से खिसक रही हो। शकुंतला जी घबराकर राजवीर के पास आ गईं। आरवी दादी के पल्लू से चिपककर रोने लगी। कमरे में सन्नाटा, पर हवा में तूफान। इंस्पेक्टर की आवाज़। राजवीर मल्होत्रा? इंस्पेक्टर ने भारी आवाज में पूछा। हाँ, मैं ही हूँ। राजवीर ने दृढ़ता से जवाब दिया। आप पर अपने स्टाफ सतीश को मारने का आरोप है और ये केस एफआईआर में दर्ज हो चुका है। राजवीर मुस्कुराया, एक खतरनाक मुस्कान। उसे हाथ लगाया था, मैंने माना था। अच्छा हुआ आपने खुद सुन लिया। इंस्पेक्टर ने अगला वार किया। और हमें आर्या शर्मा से पूछताछ करनी है। सतीश ने बयान दिया है कि वो लड़की उसकी प्रेमिका थी और आपने दोनों को रंगे हाथों पकड़कर उसे पीटा है। आर्या की सांसें टूट गईं। नहीं नहीं, ये झूठ है इंस्पेक्टर साहब। मैं पर इंस्पेक्टर ने उसे बीच में रोक दिया। लड़की को बयान देना होगा, अभी, इसी वक्त। अब स्थिति गंभीर हो चुकी थी। राधिका आगे बढ़ी, होठों पर घमंडी मुस्कान। देखा राज, जिसे तुम अपनी इज्जत बताते फिरते हो, वो लड़की कैसी निकली? उसने आर्या की ओर तिरस्कार भरी नज़र से देखा। सच बताओ बच्ची, क्या रात के वक्त सतीश के साथ कमरे में तुम ही थी?
आर्या के गाल आंसुओं से भीग गए। वो कांपते हुए बोली, मैंने कुछ नहीं किया, वो जबरदस्ती अंदर आया था। मैंने बहुत रोया, बहुत चिल्लाई। राधिका ने ठहाका लगाया, झूठ मत बोलो, लड़की हो, जवान हो, तुम्हें पता है कैसे फंसाते हैं अमीर घरों को। आर्या जैसे पत्थर बन गई, उसका दिल टूट चुका था। उसने रोते हुए कहा, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। अचानक अर्जुन आगे आया। अर्जुन ने अपना कदम आगे बढ़ाया और सीधे आर्या के बहुत करीब आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जिससे कोई भी लड़की डर जाए। वो धीमे से बोला, तुम काफी खूबसूरत हो, सतीश को तो बहुत मजा आया होगा। आर्या चीखते हुए राजवीर के पीछे छिप गई। राजवीर की नसें तड़क गईं। वो गुस्से में अर्जुन पर टूट पड़ता, लेकिन पुलिस के लोग बीच में आ गए। अर्जुन ने ठंडी आवाज में कहा, राजवीर, तेरी कहानी खत्म हो चुकी है, अब खेल मेरी तरफ से शुरू होगा। राजवीर ने दांत भींचते हुए कहा, मेरी बेटी के सामने ऐसी बात की तो मैं तेरा गला तोड़ दूंगा। अर्जुन हंस पड़ा, तेरी बेटी या इस लड़की की नई माँ? राजवीर ने उसकी कॉलर पकड़ ली। पुलिस ने उन्हें अलग किया। इंस्पेक्टर की पूछताछ, आर्या की परीक्षा। पुलिस वाले सामने कुर्सी लगाकर बोले, लड़की, सीधे सीधे बताओ, क्या तुम्हारा और सतीश का चक्कर था? ये सुनते ही आर्या जैसे टूट कर गिर गई। नहीं, बिल्कुल नहीं, उसने मुझे धमकाया था। वो रात को कमरे में घुसाया था। मैंने चिल्लाना चाहा पर उसने कहा कि प्रिया को मार देगा। वो बोलते बोलते रो पड़ी, पूरे शरीर में कंपकंपी आ गई। इंस्पेक्टर ने राधिका की ओर देखा। राधिका ने बस आंखें ऊपर घुमाई, जैसे सारी कहानी उसे पता ही हो। पर तभी राजवीर आगे आया। उसने इंस्पेक्टर की ओर उंगलियां दिखाईं। अगर इस लड़की पर कोई शक किया तो मैं मामला अदालत तक ले जाऊंगा। मेरे घर में मेरी आंखों के सामने उस नीच आदमी ने हमला किया था। उसे पकड़कर मैंने ही दिया था। और ये लड़की मेरी बेटी जैसी है। किसी ने भी इसे चोट पहुंचाने की कोशिश की तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। इंस्पेक्टर थोड़ा नरम पड़ा। ठीक है, लड़की पर कोई आरोप नहीं, लेकिन राजवीर, आपको हमारे साथ चलना होगा बयान देने। मैं चलूंगा। तभी दरवाजे के पास आरवी रोती हुई खड़ी थी। पापा, आप कहीं नहीं जाओगे? उसकी आवाज कांप रही थी। वो दौड़कर पापा से चिपक गई। राजवीर ने उसे गले लगाया, पर आवाज भारी थी। बेटा, मैं यहीं हूं, बस औपचारिकता है। आरवी रोने लगी। नहीं, मैं डरी हुई हूं, दीदी भी डर गई हैं, किसी को कहीं मत जाने दो। ये देखकर इंस्पेक्टर का दिल भी पसीज गया। उसने कहा, ठीक है, हम कल सुबह राज साहब से पूछताछ कर लेंगे। ये कहकर पुलिस चली गई। लेकिन अर्जुन और राधिका अभी भी वहीं खड़े थे, जैसे दो तूफान बस फटने वाले हों। सबसे बड़ा टकराव। अर्जुन ने सामने आकर कहा, राजवीर, ये लड़की मेरे काम आ सकती है। राजवीर गरज उठा, चुप रहो। अर्जुन ने आगे कहा, राधिका मेरी पत्नी है, और अगर तुमने उसे परेशान किया तो मैं तुम्हारी जिंदगी नर्क बना दूंगा। राधिका चिल्लाई, राजवीर, तुम कौन होते हो बोलने वाले? मैं अब किसी और की हूं, और तुम्हारी जिंदगी में जो ये नई लड़की आई है, मैं उसे चैन से नहीं रहने दूंगी। आर्या पीछे हट गई। अर्जुन ने ठंडी आवाज में कहा, ये खेल यहीं खत्म नहीं होगा, मैं वापस आऊंगा। दोनों अपनी अपनी गाड़ी में बैठकर चले गए। घर के अंदर टूटे दिलों का सन्नाटा। सब कुछ शांत हो गया, लेकिन उस शांत में डर, चोट और घुटन छिपी हुई थी। आर्या सीढ़ियों पर बैठ गई। आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। राजवीर उसके पास आया। उसने उसके हाथ धीरे से पकड़कर कहा, डरो मत, मैं हूं ना। जब तक मैं हूं कोई तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। आर्या रोते रोते बोली, मेरी वजह से सब पर मुसीबत आती है, मैं चली जाऊं यहां से। राजवीर ने तुरंत उसका हाथ कसकर पकड़ा। एक कदम भी बाहर जाने की बात मत करना, तुम इस घर की इज्जत हो, मेरी माँ की बेटी, मेरी बेटी की जान। वो रुका, और अब मेरी जिम्मेदारी से कहीं ज्यादा हो। ये सुनते ही आर्या की सांसें रुक गई। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसकी आंखें भर आईं। साहब, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? राजवीर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि अब तुम्हें खोने का डर हर पल मेरे दिल में रहने लगा है। ये सुनते ही आर्या फूट फूट कर रो पड़ी। ऐसे आंसू जिनमें डर भी था, सुकून भी था, और एक नया रिश्ता भी। अगले कुछ दिन धीरे धीरे माहौल शांत हुआ। पुलिस का मामला भी साफ हो गया। सतीश जेल गया। अर्जुन और राधिका अपनी ही उलझी जिंदगी में फंस गए। राजवीर हर वक्त आर्या का ख्याल रखने लगा। कभी दवा पूछता, कभी खाना, कभी कॉलेज। आरवी और दादी आर्या को घर की असली बेटी समझने लगी।
और धीरे धीरे आर्या का दिल भी राजवीर की तरफ खिंचने लगा। वो उससे नजरें चुरा लेती, लेकिन उसकी एक आवाज पर सब कुछ छोड़कर दौड़ आती। राजवीर भी अब से पहले जैसा गुस्से वाला नहीं रहा। अब उसका हर शब्द नरम था। आर्या, खाना खाओ। आर्या, बाहर मत जाना। आर्या, मैं हूं ना। इन शब्दों में वो सब कुछ था जिसे पाने की उम्मीद आर्या ने कभी की ही नहीं थी। आखिरी मोड़, असली बात। एक शाम बारिश हो रही थी। आर्या बरामदे में खड़ी भीगते पेड़ों को देख रही थी। राजवीर उसके पास आकर बोला, आर्या। आर्या मुड़ी। आज उसकी आंखों में पहले से ज्यादा चमक थी। राजवीर ने गहरी सांस ली। मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं। आर्या का दिल धड़कने लगा। तुम इस घर की जिम्मेदारी नहीं, मेरे दिल की जरूरत बन चुकी हो। जैसे एक झटका लगा हो। आर्या वहीं ठहर गई। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे, पर ये आंसू दर्द के नहीं, खुशी के थे। साहब, मैं समझ नहीं पा रही। राजवीर धीरे से बोला, तुम्हें समझने की जरूरत नहीं, बस इतना जान लो, तुम पर मेरा हक नहीं, पर मेरी चाहत जरूर है, और मैं इंतजार करूंगा जब तक तुम खुद कहो कि तुम भी मेरी हो। आर्या की दुनिया जैसे बदल गई। वो रोते हुए बोली, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई मुझे इस तरह भी चाहेगा। राजवीर ने उसके आंसू पोंछे। तुम चाहने लायक हो आर्या। और दोनों वहीं बरसते आसमान के नीचे एक दूसरे की आंखों में जिंदगी ढूंढने लगे। दादी और आरवी दूर से मुस्कुराते हुए उन्हें देख रही थीं। मल्होत्रा हाउस में सालों बाद आज सुकून उतरा था। कहानी यहीं पूरी होती है।